नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं आम जन के बारे में। जी हां, आम जनों के बारे में, और साथ ही साथ हम युवाओं पे भी बात करेंगे। अब कैसे हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बिजली विभाग आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं निकल आती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी सेवाएं भी हमें मिलती हैं उस विभाग की ओर से। तो बिजली विभाग के बारे में आज हम अधिक जानकारी लेंगे। क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ नई सेवाएं दी जा रही हैं, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि कौशल विकास का क्या महत्व होता है, क्योंकि डिग्री बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है, प्रमोशन की बात आती है, तो देखा जाता है कि कौशल तो है ही नहीं लोगों में। अब स्किल को डेवलप करने के लिए क्या कुछ चलाया जा रहा है, तो हम जानेंगे युवा एवं कौशल विकास के बारे में भी। इन विषयों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है। बिजली विभाग सेवाओं पर हमें जानकारी देंगे श्री जाहिद अजीज खान जी, जो कि महाप्रबंधक हैं, जनरल मैनेजर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ युवा एवं कौशल विकास पर हमें जानकारी देने जा रहे हैं श्री गोविंद नारायण अग्रवाल जी, जो कि अतिरिक्त संचालक हैं कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है। तो आज के जो विषय हैं उनसे संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, या फिर अगर कोई समस्या है जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। फ़ोन कॉल आप हमें कर सकते हैं। जो भी प्रश्न है आपका वो हमसे ज़रूर पूछें। तो सबसे पहले हम बिजली विभाग की सेवाओं के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये किन किन क्षेत्रों को कवर करता है बिजली विभाग, क्या कुछ सेवाएं प्रदान करता है। ईशा जी, सबसे पहले तो कहूँगा कि हमेशा से दूरदर्शन का मैं आभारी रहूँ कि उन्होंने ज्वलंत चीज़ों को रखा है। बिजली जो एक चीज़ है, ये हमेशा से ही 24 घंटे आपको साथ देती है और बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। जो हमारा डिस्कॉम वितरण कंपनी का जो कार्य क्षेत्र है वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए है, लेकिन मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया है, हमारा विद्युत वितरण कंपनी 3 भागों में बटा हुआ है। एक मध्य क्षेत्र है जो भोपाल और ग्वालियर के जिलों को लेता है, इसमें 16 जिले इसके अंदर है। हमारा एक कंपनी है ईस्टर्न कंपनी, पूर्व क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, जो जबलपुर, रीवा, डिंडोरी, धर का लेता है। और तीसरा हमारा पश्चिम क्षेत्र, जो कि इंदौर, उज्जैन, इस एरिया को लेता है। तीनों कंपनियों को मिला ले तो हम विद्युत वितरण कंपनी 3 कंपनी इस तरह की है। और ट्रांसमिशन कंपनी वो होती है जो बड़े टावर के थ्रू ट्रांसमिट करके शहरों में बिजली लेके आती है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हम आम उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाते हैं। आपने जैसे कहा कार्य क्षेत्र, तो बिजली प्राप्त करना, बिजली का बिल जमा करना, बिजली की रीडिंग होना, आपको लोड बढ़ाना, लोड कम करना, आपको पर्पस चेंज करना। सपोज आपका घर है, घर में आप एक कोने में रेस्टोरेंट चालू करना चाह रहे हैं या आप एक बुटीक चालू करना चाह रहे हैं, तो आपको उसको नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन लेना होगा। जितनी भी बिजली से संबंधित एक्टिविटीज होती है, ये सब विद्युत वितरण कंपनी ही करती है। उसके लिए हम लोग हर जिले में अधिकारी होते हैं, उन एक अध्यक्ष मंत्री होता है, इसको हम आजकल कंपनी बन गई है तो हम महाप्रबंधक बोलते हैं। उसके नीचे भी उप महाप्रबंधक होते हैं या कार्यमंत्री होते हैं। इस तरह से हायरार्की चलती है हमारे। बिल्कुल। गोविंद नारायण अग्रवाल जी, आपसे भी यही सवाल है। सबसे पहले तो हम आपके जो संचालनालय है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये काम क्या करता है, किसके लिए काम करता है। देखिए, प्रदेश में जितने भी ITI हैं वो सभी कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत संचालित होते हैं। अभी वर्तमान में 262 गवर्नमेंट ITI हैं और करीब 825 प्राइवेट ITI हैं। तो जो ITI के माध्यम से 1 वर्षीय और 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है जी। और इस संचालनालय का मेन काम यही है। इसके अलावा जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उसको भी इस संचालनालय के माध्यम से संचालित किया जाता है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ अब बिजली से संबंधित यही प्रश्न है, क्योंकि सेवाएं तो बहुत सारी प्रदान की जाती हैं, लेकिन क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं, ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं। शायद देखा होगा, आप भी कंज्यूमर हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, तो आप देखो पिछले कई महीनों में या पिछले करीबन 1 आध साल में
बहुत से रिवोल्यूशनरी चेंज हुए हैं। पहले आपको ऑफिस जाके शिकायत दर्ज करनी पड़ती थी। जी। आप ऑफिस जाएंगे, वहाँ खड़े होंगे, पता लाइनमैन साहब ही नहीं है, यहाँ पर शिकायत लिखने वाला कोई नहीं है। अब आपको ऑफिस जाना ही नहीं है। अब आपको बिल से संबंधित शिकायत हो, आपको बिजली न आने से शिकायत हो, आपको कोई दस्तावेज संबंधित जानकारी प्राप्त करना हो, सब ने ऑनलाइन कर रखा है। हमारा एक नंबर आपने बताया होगा 1912 जो नंबर है हमारा है 1912। इसमें आप पहले केवल बिजली नहीं है घर पे अगर उसकी शिकायत दर्ज कर सकते थे। अब अगर आपको बिल से संबंधित शिकायत है, रीडिंग नहीं हो रही है आपकी, अगर आपकी रीडिंग गलत आ रही है, आपका बिल गलत आ गया है, या आपको लगता है कि आपको लोड बढ़ाना है या कम, आप 1912 पे आप हर चीज शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 1912 के अलावा हमारे पास चैटबोर्ड फैसिलिटी दे रखी है। ये बहुत ही कम राज्य में इस तरह का है, चैटबोर्ड सिस्टम है। आप चैटबोर्ड पे लगातार हमसे 24 घंटे 24/7 आप चैटबोर्ड में हमसे चैट करके अपना जो भी आपको शिकायत है, जो भी आपकी क्यूरी है, उसका निराकरण कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप चैट बॉक्स में कैसे इन सारी बातों की जानकारी ली जा सकती है ये तो हम जानेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं विपिन जी सागर से। उनका सवाल हम जानते हैं। हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए आप। जी नमस्ते मैम, सर को भी नमस्कार। मेरे 2 सवाल हैं बिजली को लेके। पहला सवाल ये था कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल आते थे, आजकल मैसेज आ रहे हैं, कुछ लोगों के पास मैसेज भी नहीं आते बिल के, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये था कि जो बीपीएल वाले लोग रहते हैं वो उनका एक निर्धारित रहता है बिजली का बिल, वो कितना रहता है और उससे ज्यादा आ रहा है तो क्या करें? अब तक आपकी जो आवाज है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम थोड़ी देर बाद बिल्कुल कोशिश करेंगे। अब आ रही ना जी, आपका प्रश्न हम दोबारा लेंगे, आप प्लीज़ हमसे फिर से कनेक्ट होइएगा जिससे हम आपका प्रश्न ले सकें। साथ ही साथ हम जानते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ के बारे में, क्योंकि हर जगह इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो गोविंद नारायण अग्रवाल जी, आखिर ये है क्या योजना और आपके विभाग से ये कैसे इसका लेना है? देखिए, ये मध्य प्रदेश शासन की फ्लैगशिप स्कीम है। हेलो। और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ ये स्कीम अभी इस साल से प्रारंभ हो रही है और कल इसका विधिवत जो एक्चुअल प्रशिक्षण प्रारंभ होगा उसका शुभारंभ भी हो रहा है। तो अभी तक जैसे आईटीआई का अभी आपने पूछा था, आईटीआई में 70% प्रैक्टिकल होता है, 30% थ्योरी होती है जी। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में सीधे युवा जो 18 साल से 29 साल की उम्र के बीच के हैं, कम से कम 12वीं पास हैं जी, वो और मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे एक्चुअल में वर्क होता है वहाँ वो जाएंगे, 1 साल तक वहाँ पे काम सीखेंगे और ये ही उनकी एक्चुअल ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो वो सीधे वर्क प्लेस पे काम सीखेंगे, इसमें कोई थ्योरी की ट्रेनिंग नहीं होगी, सीधे पूरा प्रैक्टिकल होगा। और जब वो युवा 1 साल तक वर्क प्लेस पे रहेंगे तो निश्चित रूप से वो रोजगार क्षमताएं उनमें बढ़ जाएगी रोजगार प्राप्त करने की, और हो सकता है जिस इस्टेब्लिशमेंट में वो 1 साल तक काम करें वहाँ पर ही उन्हें जॉब मिल जाए। जी बिल्कुल। साथ ही साथ बिजली विभाग से इसका क्या संबंध है ये तो हम जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। उनका हम सवाल लेते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्षमा चाहेंगे। ट्रेनिंग देते हैं तो ऐसी दशा में अगर किसी की ट्रेनिंग बिल्कुल, वो रोजगार कर रहे हैं, अगर उनका रोजगार असफल हो गया, उसमें सफल मिश्रा जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं तो हम चाहेंगे, आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार आप फिर से हमसे जुड़ें और अपना सवाल पूछें। कुछ देर बाद अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिजली विभाग से इसका क्या संबंध है, क्या कुछ किया जा रहा है? मैं 1 मिनट आपको लेना चाहूँगा। जो बाराबंकी से जो मिश्रा जी आ रहे हैं, ये इतने ज़्यादा ये मतलब कहना चाहिए एनर्जेटिक और इतने अच्छे कंज्यूमर हैं। जब भी प्रोग्राम होता है मेरा, कम से कम विद्युत विभाग का, ये जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा सटीक इनके क्वेश्चन होते हैं और तर्कसंगत क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छी जानकारी लेते हैं। हालांकि बाराबंकी काफी दूर है यहाँ से, पर हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। माफी चाहते हैं, उनकी आवाज हम तक आ नहीं पाई। जब भी क्वेश्चन करेंगे रिप्लाई टू दैट। अभी जो अपन मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली चूंकि हमारा भी जो सेक्टर है वो पब्लिक ओरिएंटेड है, तो हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के कई हमने ट्रेनिंग्स को हम रिक्रूट कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से लगभग 5000
युवा परीक्षार्थी हमारे पास होंगे। जैसे मैं सेंट्रल डिस्कॉम की बात करूं, जिस कंपनी में अभी हम लोग हैं मध्य क्षेत्र में, तो 1562 तो क्या हमारी कंपनी ने किया है, जिसमें 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएट तक के जो प्रशिक्षु हैं ये हमारे साथ साल भर काम करेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री सीखो अभियान योजना में निर्धारित किया गया है, उनकी एजुकेशन के हिसाब से 8,000, 8,500, 9,000, 10,000 तक 10,000 रुपए तक का उनको स्टाइपेंड मिलेगा, साल भर तक मिलेगा। और सीधे ये हमारे पास साथ काम करेंगे एज ए ट्रेनी, फील्ड पे काम करेंगे। तो डेफिनेटली इनकी जो एक साल बाद जो उभर के सामने आएंगे तो बहुत निखार इनमें आएगा। और हम चाहते हैं कि ये जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं या हमारे साथ लगे रहें और मेहनत से काम करें, जिससे आगे उनको नौकरी मिलने में आसानी होगी। और ये मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश शासन का बहुत बड़ी ये एक अहम योजना है, जिसके अंतर्गत पढ़ते पढ़ते बच्चा पैसा पा रहा। देखिए आप कितनी अच्छी स्कीम है ये, आप कौशल विकास स्कीम कितनी अच्छी है। और हम लोग भी उनको लाइनमैन, मीटर रीडर, जूनियर इंजीनियर के रूप में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी। बिल्कुल। साथ ही साथ अग्रवाल जी, अगर पंजीकरण की हम बात करें तो क्या कुछ ऐसी दिनांक फिक्स कर दी गई है कि इसी दौरान की जा सकती है अगर पंजीकरण किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, इसमें कोई लास्ट डेट नहीं है पंजीकरण की, ये ऑनगोइंग स्कीम है। इसमें कभी भी जो कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए एक पोर्टल बनाया गया है mmsky.gov.in। तो वो कोई भी युवा जो पात्रता रखता है, अर्थात जैसा मैंने पहले बताया था कि कम से कम वो 12वीं पास हो या ITI हो या पॉलिटेक्निक हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन, और उसकी एज 18 से 29 हो और मध्य प्रदेश का निवासी हो, तो वो कभी भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और जो इस्टेब्लिशमेंट है जो इन युवाओं को ट्रेनिंग देंगे अपने यहाँ पर, वो भी कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बिजली विभाग में अगर कोई इस स्कीम को अपनाना चाहता है तो क्या होगा, ये तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें आप। जी मिश्रा जी, बताएं क्या सवाल है आपका? कोई बच्चा जो है ट्रेनिंग कौशल विकास से ले लिया है, लेकिन उसका वो धंधा नहीं कर पा रहा, तो जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ट्रेनिंग ले करके दूसरा धंधा कर सकता है, ये तो कौशल विकास की तरफ से मेरा प्रश्न हुआ। बिजली विभाग का मैं ये जानना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जिनके कुछ नहीं रह गया और बिजली का बिल उनके ऊपर भारी भरकम हो गया है, तो वो किस प्रकार से छुटकारा पाएंगे? दूसरी चीज, जैसे हम लोग मोबाइल में पैसा डलाते काम देते हैं, तो उसी प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था कि हम लोग पैसा जमा करें उतना काम दे, भारी भरकम बिल हो जाता तो समस्या पैदा हो जाती, तो ये कोई नई नीति होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मिश्रा जी का जो प्रश्न है वो बिल को लेकर है शायद, कि बिल अगर अधिक हो जाता है तो क्या करना चाहिए, बिल पे सरचार्ज लगता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में ही नहीं, आपके उत्तर प्रदेश में भी या बाकी सभी जो हमारे प्रदेश हैं उसमें एक मासिक रीडिंग का एक प्रचलन है। हम हर महीने रीडिंग लेते हैं, आपको बिल देते हैं, और बिल देने के बाद आपको समय मिलता है, इतने दिन पेमेंट कर दीजिए। नॉर्मली 15 डेज का समय रहता है। ये हर अपना जो प्रदेश है उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है वो डेट डिसाइड करती है। नॉर्मली 15 दिन का समय होता है, उसमें आपको बिल जमा करना होता है। और आपने बिल जमा नहीं किया तो नेचुरली आपके ऊपर एक सरचार्ज लगता है, वो 1% 1.5% लगता है करंट बिल पे। वो सरचार्ज का मतलब ये नहीं कि हम मतलब इकट्ठा ले लेंगे सरचार्ज बाद में, ये आपका नोशनल सरचार्ज होता है, जिससे कि आप टाइम पे बिल जमा करने का आप मतलब आदत डालें आपको। और जहाँ तक बिल माफ़ी का है, शायद दूसरा ये था कि अगर बहुत बिल हो जाएगा तो बिल माफ़ होता है। बिल माफ़ी का ऐसा कोई योजना जब तक कोई प्रशासन नहीं लगाती है तब तक कुछ इस तरह का नहीं होता है। आपने जो बिजली खपत करी, जो आपने बिजली का आपने उपभोग किया है, उसकी यूनिट का बिल आपको मिलेगा, वो आपको जमा करना होगा। और आप टाइम पे जमा नहीं करेंगे तो आपको उसका सरचार्ज दे होगा आपके ऊपर। बिल्कुल। फिर से हमारे साथ विपिन जी जुड़ गए हैं सागर से, कौशल विकास से संबंधित उनका प्रश्न है। आइए, फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका अग्रवाल जी से। नमस्कार मैम, आवाज आ रही है आपके पास? जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मेरा सवाल ये था कि कौशल विकास दिव्यांगजनों के लिए क्या कोई मदद करता है? अगर दिव्यांग है कोई और पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या रोजगार दे सकता है? जी जी जी, तो देखिए अभी ये जो मिल चुका है जी। जो ITI के जो ट्रेड्स हैं और कोर्सेस हैं, उसमें शासन द्वारा दिव्यांगजन के लिए आरक्षण रखा हुआ है।
और 6% आरक्षण है। तो ये दिव्यांगजन उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और अधिकतर आप देखते होंगे कि शासन की जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें दिव्यांगजन के लिए आरक्षण रहता है। तो शासन की नौकरियों में तो उन्हें वरीयता मिलती ही है। और कई ऐसी प्राइवेट इंडस्ट्री रहती हैं जो दिव्यांगजन को अपने यहाँ नौकरी देती हैं। जी बिल्कुल। साथ ही साथ अब जो बिजली विभाग है उससे संबंधित भी एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक मकान है लेकिन किराएदार बहुत सारे हैं। अब जब बिजली का बिल आता है तो ऐसे में किसको कितना देना है, ये सब मीटर का क्या प्रोसीजर रहता है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। जैसे घर आपका एक या आपकी 3 किराएदार है, पर घर में अगर आपके एक ही नाम की रजिस्ट्री है तो आपको घरेलू कनेक्शन, आई रिपीट, घरेलू कनेक्शन एक मकान में एक रजिस्ट्री पे एक ही कनेक्शन मिलेगा आपको। इसकी वजह क्या है मैं ये बताना चाहूंगा ईशा आपको, क्योंकि बड़ा अच्छा माध्यम बताने की। बहुत लोग हमसे कहते हैं 4 कनेक्शन दीजिए, 3 कनेक्शन दीजिए, हम क्यों नहीं देते हैं। आपको पता होगा जो बिजली का बिल है वो स्लैब सिस्टम में है, इन द सेंस कि 50 यूनिट तक का कम रेट है, 100 का और रेट है, 150 का और रेट है। इस तरह का स्लैब सिस्टम से टैरिफ होता है। तो टैरिफ डिसाइड करता है रेगुलेटरी कमीशन। अब क्या बड़ा मकान है, बड़े मकान में आपने मान 3 कनेक्शन ले लिए तो आपकी यूनिट जो 3 भाग में बढ़ जाएगी, तो आप लोअर स्लैब में आ जाएंगे। लोअर स्लैब में आएंगे तो बिल आपका कम आएगा। इसलिए ज्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा कनेक्शन ले लें एक ही मकान में। तो इस बात का रेगुलेटरी कमीशन ने और हमारे विद्युत वितरण कंपनी ने इस बात का संज्ञान में आया, तो इसको ये किया गया कि नहीं, एक अगर आपके घर में एक कनेक्शन है, एक आपके रजिस्ट्री है, एक ही कनेक्शन मिलेगा। अब जैसे आपने बात है किराएदार रहते हैं तो क्या करना चाहिए, उनको सब मीटर लगाना चाहिए। सब मीटर का हमारे डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं है। इन द सेंस सब मीटर क्या होता है, हमने आपको मीटर दिया, खंबे से लाइन आपके मीटर में आई, मीटर के बाद आपके घरों में गई, उस लाइन में आप अपना सब मीटर लगाते हैं जो बाजार से परचेस करके ISI मार्क के परचेस करके आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके 3 किराएदार है तो आप 3 सर्किट पे 3 मीटर लगा के कनेक्शन दे सकते हैं, पर उसकी रीडिंग, उसकी खपत का बिल उसे आपको मैनेज करना होगा। मान लीजिए मैंने आपको एक मीटर जो दिया है उसे मान लीजिए 600 यूनिट खपत आई, अब 600 यूनिट के बाद में आपने 3 किराएदारों को बांट दिया है, उनकी मीटर लगे हुए हैं। अब किसी का 100 यूनिट आया, किसी का 150 आया, किसी का 300 आया, तो उस अनुपात में आपको बिल को बांटना पड़ेगा और उसके बाद से पैसा आपको लेना पड़ेगा। हम तो एक ही बिल आपको इश्यू करेंगे और एक ही से पैसा लेंगे। आप चूंकि मकान मालिक है, आपने जो व्यवस्था दे रखी है अपने किराएदारों को, तो आप उनको अपनी उस सब मीटर की रीडिंग के अनुपात में जो मेन मीटर हमारा है उससे बिल बनाएंगे, उस रेशियो में आप जमा का इकट्ठा नहीं करें। जी जाहिद जी, आपसे ही अगला सवाल हमारे कॉलर का है। शेर सिंह राजपूत जी शाहजहाँपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम जी नमस्ते, मैं शेर सिंह राजपूत ग्राम बजारा से बोल रहा हूँ जी। जैसे क्या है कि पहले हमारा कृषि का पंप का बिल 3 हफ्ता का था, तो पहले मतलब उसके पैसे कम आते थे, और अब क्या है कि बिजली का बिल उन्होंने 5 हफ्ता का कर दिया, तो पैसे ज्यादा आ रहे किसानों को, तो ये क्या आगे से ही है यार। शेर सिंह जी आपकी बात बिल्कुल समझ गया, पर आपकी शिकायत भी जायज है और आपकी बात भी बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। आपका कहना ये है कि आपके पास 3 HP का कनेक्शन था, तो आपको पता है जो गवर्नमेंट ये जो पंप के कनेक्शन होते हैं ना फ्लैट रेट में होते हैं, इनमें मीटर नहीं होता है, तो पर HP कनेक्शन को दिया जाता है, पर HP बिल किया जाता है। अब ये 3 HP कनेक्शन का है और मान लो 750 रुपये पर HP बिल है, तो वैसे बिल आएगा। अब ये कह रहे हैं कि मेरे को 5 HP का बिल आ रहा है, जबकि इनका मोटर 3 HP की है। 2 बात हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि हमने कभी चेकिंग की होगी, चेकिंग में इनका मोटर जो 3 के 5 HP की खपत ले रहा होगा, इसलिए 5 HP किया होगा। आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो आपके शाहजहाँपुर में जो भी आपका कार्यालय है वहां पर सिंपल आवेदन दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया 1912 में शिकायत आप कीजिए, हमारे जेई या हमारे एई आपके पंप की लोड की जांच करेगा और जितना पंप लोड ले रहा होगा उस हिसाब से आपको बिल दिया जाएगा। मैं एक छोटी सी बात में बताना चाहता हूँ कि काफी लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, आपको लगता है कि आपकी मोटर 3 HP की है, क्योंकि जब आपने परचेस किया था तब आपने 3 HP की मोटर खरीदी थी, वो चल रही है, सालों साल चल रही है, 10 साल से चल रही, 15 साल चल रही है। लेकिन इस बीच में आप ख्याल करेंगे, शेर सिंह जी आपको भी कह रहा हूँ, बाकी भी मेरे जो किसान उपभोक्ता इस बात को सुन ले जरा सा, आप इसमें कई बार मोटर की रीवाइंडिंग कराते हैं। क्या होता है, मोटर जल जाती है, रीवाइंडिंग कराते हैं। आप रीवाइंडिंग कहाँ कराते हैं, अपने लोकल वेंडर से। गाँव में एक आदमी होता है, कोई शहर में कुछ छोटी दुकान में करता है, वो रिवाइंडिंग करता है। जो लोडिंग होती है ना, वो टन्स, कितने टन घुमा है कॉइल और कितने बार घुमा है, कितने थिकनेस का है, उसके हिसाब से वो लोड निकलता है, कितना करंट पी रहा है। तो आपने 3 HP की मोटर ली होगी, पर रिवाइंडिंग कराई होगी,
जिससे रिवाइंड नहीं किया होगी उसे पता नहीं कितने स्लॉट्स दिए, कितनी वाइंड नहीं करी, तो हो सकता है वो मोटर जो है करंट 5 HP का पी रही हो, इसलिए 5 HP का किया हुआ। तो हमारे पास एक मशीन होती है, इसको बोलते हैं टॉम टेस्टर। हम उससे लोड नाप लेते हैं कि आपकी मोटर कितनी हमारी बिजली खा रही है, उसके हिसाब से वो बिल करते हैं। पर शेर सिंह जी, अगर आपको लगता है कि आपकी मोटर 3 HP की है तो कृपया करके आप संबंधित अपने कार्यालय में आवेदन दें, अपना पेपर सबमिट करें कि कितना HP मोटर आपकी है। हम अधिकारी चेक करने जाएंगे आपके, और चेक करने के बाद में आपका बिल भी रिवाइज होगा और आगे भी आपको 30 मिलता रहेगा अगर वो मोटर 3 HP हुई तो। जी, साथ ही 1912 जैसे कि हमें नंबर बताया गया है 1912, तो इस नंबर को आप ज़रूर नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जा रही है, कोई भी समस्या है, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं बिजली से संबंधित। 1912 1912 ये नंबर टोल फ्री नंबर है ये। टोल फ्री नंबर है जी, तो ये एक टोल फ्री नंबर है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। साथ ही साथ एक और नंबर है 0755 255 1222, तो ये वाला नंबर पे भी आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैटिंग करना चाहते हैं, लिखकर अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू इस पर भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं। 0755 255 1222, इस नंबर को भी आप नोट कर लीजिए। अब जब कौशल विकास की बात चल ही रही है, ऐसे में अगर किसी ने स्किल्स ले ली है, अब इसके बाद क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है नौकरी के क्षेत्र में? अगर विदेश की बात की जाए तो क्या इसमें भी कुछ सफलता मिल सकती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं अग्रवाल जी? जी, ITI के जो कोर्सेस हैं 1 साल और 2 साल के, तो इनमें सर्टिफिकेशन दो तरह से होता है। एक NCVET का सर्टिफिकेशन होता है जो पूरे देश में वो मान्य होता है और विदेशों में भी मान्य होता है। इसी प्रकार एक SCVT का सर्टिफिकेशन होता है, जैसे स्कूल एजुकेशन में होता है MP बोर्ड और CBSE बोर्ड। तो जो SCVT का सर्टिफिकेट है वो केवल राज्य के लिए मान्य होता है, दूसरे राज्य भी उसमें उसके आधार पे नौकरी देते हैं। तो अगर NCVT का सर्टिफिकेट देखा जाए तो वो पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी मान्य है। उसके आधार पर सभी कंट्रीज में जॉब मिलता है जी। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, जो जिनमें ट्रेनिंग 1 साल से कम अवधि की होती है, 15 दिन से लेकर 9 महीने तक की, तो उसमें भी एक NSQF फ्रेमवर्क बनाया गया है कि एक कोर्स हो, एक सिलेबस हो, एक सर्टिफिकेशन हो। तो इस सर्टिफिकेट की भी मान्यता पूरे भारतवर्ष में है। बिल्कुल। अगर छात्रवृत्ति की बात करें, स्कॉलरशिप अगर छात्र लेना चाहता है तो इसके लिए भी कुछ सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं? जी, ITI में जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसमें जितने वंचित समुदाय हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, दिव्यांगजन हो और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सभी को उनके जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हैं उनसे उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। इवन मेरिट छात्रवृत्ति भी दी जाती है बच्चों को, जो हमारे विभाग द्वारा दी जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ कई ITI ऐसे हैं जो रेसिडेंशियल ITI हैं। जैसे अभी प्रदेश में 6 ITI अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए हैं, तो उन ITI में वो बच्चे, उनकी ना तो कोई फीस लगती है, उनको निःशुल्क आवास सुविधा, खाने पीने की सुविधा दी जाती है और छात्रवृत्ति भी दी जाती है 1000 रुपये महीना। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए है। तो सभी तरह की सुविधाएं हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ITI की फीस, चाहे वो सामान्य वर्ग का भी अगर ट्रेनी है, तो मात्र 4900 रुपये वार्षिक है। तो काफ़ी कम फीस है और उसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे प्रदेश के युवा हैं वो कुछ कौशल सीखें, कुछ आर्ट सीखें, हुनर सीखें और अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए जो उनके लिए सहायक हो। जी, कोई ऐसी वेबसाइट जिस पे ये लोग जाके पंजीकरण करवा सकते हैं? जी देखिए, ITI का जो प्रवेश का साइकिल प्रारंभ होता है वो प्रक्रिया मई जून में प्रारंभ हो जाती है और जो हमारी वेबसाइट है dsd.mp.gov.in, तो उस पर पूरी इंफॉर्मेशन प्रकाशित की जाती है। एवं जो डिजिटल प्रिंट मीडिया है उसमें भी पब्लिसिटी की जाती है। तो
मई जून में जो युवा हैं जो 10th पास हैं और आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो आईटीआई में प्रवेश होता है वो 10th की मेरिट के आधार पर होता है। तो जब सभी अप्लाई कर चुके होते हैं तो मेरिट के आधार पर जो उनकी चॉइस है उसके आधार पर हम उनको आईटीआई आवंटित करते हैं और जो ट्रेड उन्होंने चाहे वो आवंटित करते हैं। कई बार ऐसा होता है बिजली से संबंधित समस्याएं तो होती हैं, उसके लिए फिर हम फ़ोन नंबर ढूंढते रहते हैं कहाँ किसको संपर्क करें, लेकिन आज आपके पास अच्छा मौका है, कोई भी अगर आपका सवाल है तो पहुंचा दें, क्योंकि महाप्रबंधक हमारे साथ मौजूद है इस स्टूडियो में, तो उनसे सवाल हम पूछ रहे हैं। अब किसी को नया कनेक्शन लेना है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ आ जाती है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कहाँ पर जाके अप्लाई करना है, क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? आपको कहीं जाना ही नहीं है। कैन यू बिलीव इट कि आपको कनेक्शन चाहिए और आपको कहीं नहीं जाना है। हमने पिछले 1.5-2 साल से ऑनलाइन सिस्टम जो नया कनेक्शन के लिए स्टार्ट किया है, ऑनलाइन पर है, वो सरल योजना के नाम से है। उसके अंदर आपको घर बैठ के आपको अपने कुछ पहले प्रीलिमिनरी जानकारी देनी है कि कनेक्शन कहाँ चाहिए, किस नाम से चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, कितना लोड चाहिए जी। ये आप अप्लाई करते ही आपका ऑटोमेटिक एक रजिस्ट्रेशन फीस जनरेट होगी। आप घर बैठे अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे अपना पैसा जमा कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन फीस। उसके बाद में आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। आप अपलोड करने के बाद में हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के साथ ही हमारा जो सर्वेयर है वो आपके घर पे जाएगा जहां पर आपको कनेक्शन लेना होगा। वो आपके साथ सर्वे करेगा, आपसे वही डॉक्यूमेंट लेगा। डॉक्यूमेंट लेने के बाद में चूंकि डॉक्यूमेंट आपने जो पहले दिए हैं उसको मिलान करके अगर डॉक्यूमेंट वही है तो आपको कनेक्शन सर्व होगा। अब आपको सेकंड अमाउंट इशू होगा पेमेंट करने के लिए, जो आपको लोड के हिसाब से होगा, और जैसे सेकंड पेमेंट करते हैं कनेक्शन सर्व हो जाएगा। आपको पता है ईशा, अभी भोपाल शहर में या आसपास हम कनेक्शन कितने दिन में दे रहे हैं? सिंगल जो इंडिविजुअल कनेक्शन होता है, जो 10 किलोवाट से नीचे कनेक्शन होता है, वो कितने टाइम पे कनेक्शन दे रहे होंगे हम? केवल 3 दिन में। 3 दिन के अंदर अगर आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, और डॉक्यूमेंट बहुत सरल डॉक्यूमेंट है, आप कनेक्शन ले रहे हो तो आप कहाँ ले रहे हो उसको ओनरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि आप उसकी मालिकाना है क्या कि नहीं आपका। अगर आप किराएदार है तो उसका मकान मालिक का ओनरशिप डॉक्यूमेंट और आपका किरायानामा जी, और उसके बाद में आपका आईडी प्रूफ, दैट्स ऑल। इतना ही पेपर हमें चाहिए। इसके बाद आपको कनेक्शन देते हैं। और अगर आपका जो पेपर सबमिट किया और आपने जो हमें हार्ड कॉपी दिए, अगर वो नहीं होती, उसमें कुछ त्रुटि होती है, तो हम उसको तुरंत कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद में आपका पैसा रिफंड होता है और आपको दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा नए डॉक्यूमेंट के साथ में। इस पे बहुत ज्यादा बारीकी से हमारा विभाग देख रहा है कि ये टाइमली कनेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। आपसे ही हमारे अगले कॉलर हैं अनूप जी भोपाल से, उनका सवाल है, बिजली विभाग से संबंधित सवाल है इनका। हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, अपना सवाल पूछें आप। जी, बिजली के बिल में एसटी चार्जेस जो लगते हैं 903 के लगभग, वो क्यों लगते हैं बिजली के बिल में, और ये कब तक लगते हैं, कितने समय तक लगते हैं? ये चार्जेस जो है पहले फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता था। आपको पता है जो बिजली मेन कैसे बनती है, कोयले से बनती है, तो कोयले का जो रेट जब वेरिएशन होता है तो हमारे पास जो एफसीए चार्ज भी वेरी करता है, क्योंकि कोल मंत्रालय एक सेंट्रल बॉडी है, हम लोग स्टेट बॉडी है। तो जब वहाँ से कोल का रेट निर्धारण होकर हमारे पास में आता है, हमने कितने में कोल परचेस किया था और आप कितने मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हम एक चार्जेस उनको लेवी करते हैं, उसको एफसीए चार्ज बोलते हैं। और जब जब चेंज होता है, अमूमन 3 महीने में ये बदलता है, और ये आपको जो आपने खपत करी है उसके हिसाब से होता है। मतलब फिक्स नहीं है कि आपने कहा 900 रुपये या 800 रुपये, आपकी खपत के हिसाब से कभी 9 पैसा रेट है, कभी 17 पैसा रेट है, कई बार माइनस में भी होता है। क्यों? हमने पिछले तिमाही में जो आपसे लिया था, चार्जेस लिए थे, वो कम हो गए होंगे, तो माइनस में भी होता है। तो वो चार्जेस जो है कोल के चार्जेस होते हैं जो हम आपको लेवी करते हैं। जी बिल्कुल। कौशल विकास की बात करें तो जैसा कि हमें बताया गया है कि 10वीं पास से के बाद भी जो ऐसे लोग हैं जो 10वीं पास ही हैं, लेकिन उसके बाद आगे वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, अब कौशल विकास में वो अपना जो हुनर है उसे निखारना चाहते हैं। तो आप सभी दर्शक जो भी इस स्थिति में हैं, आगे अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, या फिर बिजनेस में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आज
आज हमारे बीच मौजूद हैं गोविंद नारायण अग्रवाल जी, जो कि अतिरिक्त संचालक हैं कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश से। तो आपके जो भी सवाल है, बहुत ही अच्छा मौका है, आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हम आपसे अग्रवाल जी यही जान लेते हैं कि एक बार किसी ने अगर प्रशिक्षण ले लिया इस चीज़ का, कौशल विकास का, तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उसे आगे जाके मिलती हैं? क्या विभाग की साइड से ऐसा कुछ है कि प्लेसमेंट भी दिया जाता है? कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं? जी, जितने भी ITIs हैं, हर ITI में एक प्लेसमेंट ऑफिसर है और वो प्लेसमेंट ऑफिसर ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनको अपने कैंपस में बुलाएं और कैंपस में प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करें। इसके अलावा हमारे संस्था लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जॉब फेयर भी आयोजित होते हैं। तो सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो भी प्रशिक्षण प्राप्त युवा हैं और जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, कई युवा ऐसे रहते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करना चाहते हैं, अपना खुद का कोई स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, तो वो नहीं जाना चाहते हैं रोजगार में। या कुछ ऐसे युवा होते हैं जो जिन्होंने प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लिया, किंतु जो उनका पुश्तैनी धंधा है, जैसे हम मान लो कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, किसी का कोई बिजनेस है, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। किंतु सरकार इनको पूरा सपोर्ट करती है कि उनको अच्छे से अच्छा रोजगार मिले, या वो अगर कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं तो जितनी भी राज्य शासन की, केंद्र शासन की जो भी योजनाएं हैं, उसकी जानकारी भी उनको दी जाती है और उनका खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उनको सपोर्ट भी किया जाता है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ आपने देखा होगा इतने सारे अब घर बनाते हैं लोग और उसमें हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही होती है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है लोगों के लिए। क्या कुछ कहते हैं नियम कानून, ये हम जान लेते हैं। देखिए, बिजली जितनी आपके लिए ज़रूरी है उतनी खतरनाक भी है। ज़्यादातर जो हाई टेंशन लाइन्स है वो ओवरहेड लाइन्स जो हैं वो नंगे तार पे होती है, दे आर बेयर कंडक्टर्स, और उसमें बिजली बेतहाशा दौड़ती रहती है। तो जो 3-4 तरह की लाइनें होती हैं जो आप शहर में, गांव में देखते हैं नॉर्मली, एक होती है निम्न दाब लाइन, LT लाइन, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह मध्य प्रदेश में वो केबल हो गई है। उसके बाद में 11 kV वो लाइन होती है। 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट, उस जहाँ पर आपको उसकी जो ट्रांसफार्मर दिखते होंगे। उसके बाद 33,000 वोल्ट। ये लाइनें अमूमन गाँव में, शहर में आपको क्रॉस करती दिखती है। और जब हम मकान खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि उस पर कोई लाइन गुजर तो नहीं रही है। जब मकान बना रहे होते हैं दिखता है लाइन ऊपर आ गई है। अब हम क्या करें? तो आपको एक तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए लाइनों से। ये बहुत ही गंदी चीज़ है। लाइन बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि तुरंत करंट मारेगी आपको, और ईश्वर न करे ये प्राण घातक भी हो सकती है। तो ये आपको, जैसे 11 kV लाइन है, तो कम से कम आपकी जो छज्जा है दीवार का, या आपको जो छत के मुंडेर है, उससे कम 1.5 मीटर दूर होना चाहिए। 33 kV लाइन कम से कम 2.5 मीटर दूर होना चाहिए, तभी अपना मकान बनाइए। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सब लाइन जा रही है, जैसे मैं यहाँ पर बदस्तू में देखता हूँ, पाइप डाल दीजिए इसमें। कई लोग भाई भ्रांति है कि हम वो पाइप डाल देंगे तो करंट नहीं लगेगा। ये बिल्कुल गलत है। क्या होता है, कई बार आदमी पैसे बचाने के चक्कर में एक पाइप डलवा देता है। पाइप का जो इंसुलेशन होता है ना ईशा, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। हमारा करंट इतना ज्यादा उसमें तीव्रता से दौड़ता है कि वो आपके पाइप को पंचा कर देगा। अच्छा, पाइप डाल दिया आपने तो आपको लग रहा हम सुरक्षित हैं, आराम से काम कर रहे हैं। कई बार आपके कपड़े जब सुखाते हैं, कपड़ा उसके बाद गिर जाता है, आप खींच लेते हैं, करंट लग जाएगा आपको। वो पाइप आपको कभी नहीं बचाएगा, क्योंकि उसका इंसुलेशन बहुत कम होता है। इसलिए अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो देखिए आपके प्लॉट के ऊपर से लाइन तो नहीं जा रही है। अगर जा रही है, आपको प्लॉट लेना ज़रूरी है, तो उसे शिफ्ट कराइए। उसे शिफ्ट कराने के लिए टेक्निकली हमें देखना पड़ता है कि क्या वो लाइन शिफ्ट हो सकती है। और जहाँ शिफ्ट करेंगे, जहाँ हमारा पोल जाएगा, वहाँ पर किसी और को आपत्ति तो नहीं है। और जो शिफ्टिंग चार्ज होगा, खंबा लगेगा या लाइन लगेगी या कंडक्टर लगेगा, वो सब चार्ज आपको जमा करना पड़ेगा। हम उसका 7% सुपरविजन चार्ज लेते हैं केवल। उसके बाद वो है आपको A क्लास या B क्लास ठेकेदार से वो लाइन शिफ्ट करना पड़ेगा। पर प्लीज़ 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 मैं कहना चाहूँगा कि इन लाइनों से बहुत बच के रहिए
और इसको अपने जगह से दूर रखिए, उतना ही अच्छा है। जी, अगर शिफ्ट करवाना है किसी को तो 1912 इस नंबर पे भी इस संपर्क नंबर किया पे जा कर सकता है। और आप अप्लाई भी कर सकते हैं ऑफिस में जाके। अगर वो एसटी लाइन है, तेजस की भी 11 की भी लाइन है, तो हमारा एसटी संभाग जो होता है वो सर्वे करेगा, वो हटाएगा, वो जैसा केस होगा उसके हिसाब से करेगा। बिल्कुल। अग्रवाल जी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कौशल विकास के क्षेत्र में क्या कुछ उपलब्धियां हैं मध्य प्रदेश के पास? देखिए, मध्य प्रदेश में जैसा मैंने कहा कि जो आईटीआई की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अभी हमारे जो 313 ब्लॉक हैं उनमें से 262 आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई हैं, और शासन ये लगातार प्रयास कर रहा है कि ऐसे ब्लॉक जहाँ ना प्राइवेट आईटीआई है ना गवर्नमेंट है, उन ब्लॉक में कम से कम एक आईटीआई हो। जी। तो जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कम विकसित क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी आईटीआई की सुविधा दी जा रही है। और जो वंचित समुदाय हैं उनको भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई के कोर्स कर सकें, अपना हुनर प्राप्त कर सकें, वो भी लाभ पहुँचाया जा रहा है। उसके अलावा अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में ही एक ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये काफ़ी मतलब जो वैश्विक स्तर का इसमें स्टैंडर्ड रहेगा, और इस पार्क की कैपेसिटी 6000 रहेगी। प्रति वर्ष 6000 युवा इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसी की एक ब्रांच अभी पिछले 4 साल से भोपाल में चल रही है, जिसमें प्रिसीजन इंजीनियरिंग में 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें जो प्रवेश के लिए जो जिसने भी आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है मैकेनिकल में, वो लोग उसमें प्रवेश ले सकते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें 100% प्लेसमेंट युवाओं को मिलता है। जी। तो और इसके अलावा अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है रिसेंटली कि जैसा ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बन रहा है, वैसे ही 4 और ग्लोबल स्किल पार्क पूरे प्रदेश में बनाए जाएंगे। जी। इसके अतिरिक्त जो हमारी डिविजनल लेवल की आईटीआई हैं, अभी अगर आप देखेंगे तो वो जो डिविजनल लेवल की आईटीआई हैं, वहाँ पे जो आधुनिक तकनीकी के जितने भी मशीन औजार उपकरण हैं वो सब स्थापित किए गए हैं। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा विकास किया गया है, और एक ग्लोबल लेवल का उसमें स्टैंडर्ड दिया गया है। जी। तो प्रदेश में जो सरकार है वो ये पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी युवा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, अपने हुनर को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जी। अभी वर्तमान में जितने भी नए आईटीआई स्वीकृत किए जा रहे हैं, उसमें एक लड़कों का और एक लड़कियों का हॉस्टल निश्चित रूप से दिया जा रहा है, ताकि जो अगर कहीं दूसरे स्थान से वहाँ पे आना चाहते हैं तो वो छात्रावास में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। बिल्कुल। साथ ही साथ 1912 ये हमने नंबर आपको बताया था कि बिजली से संबंधित कोई भी अगर आपको शिकायत है तो वो आप इस नंबर पर कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास मौका है। जी हाँ, आपको डायल करना है 0755-266-0049, या फिर आप हमारा टोल फ्री नंबर है इसको भी डायल कर सकते हैं। और जो शिकायत है आप सीधे यहाँ पे भी कर सकते हैं। हमारे साथ महाप्रबंधक जुड़े हुए हैं जाहिद अजीज़ खान जी, और वो आपके प्रश्नों का, साथ ही साथ कोई समस्या है तो वो आपकी समस्या को जहां पहुंचाना है वहां तक पहुंचाएंगे। आप साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि बिजली की बात चल ही रही है और सोलर एनर्जी की भी बात हो जाती है। कई लोग बिजली का बिल बचाना चाहते हैं, तो क्या बिजली विभाग है जो ये सारी सेवाएं भी देता है? देखिए, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है सोलर एनर्जी का। जब ईश्वर ने हमें इतनी अच्छी सुविधा दी है, सौर की हमें इतना अच्छा प्राकृतिक हमें ऊर्जा दी हुई है, हम उसके बाद भी कोयले पर और पानी पर, हवा पर, उस पर हम वो हो रहे हैं, केंद्रित हो रहे हैं। कोयला है धीरे धीरे जाके एक समय में कम होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। विंड एनर्जी जो है वो सब जगह चालू नहीं होती है, सब जगह वायबल नहीं होती है। जो हमारा हाइडल है पानी का है, वो केवल वो उत्तरांचल जैसी जगह में ही ज़्यादा
सक्सेसफुल है। लेकिन सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य की जो एनर्जी है, वो देश में, प्रदेश में, विश्व हर जगह फैली हुई है, उसका हमें भरपूर यूज़ करना चाहिए। सोलर एनर्जी एक बिल्कुल रिवोल्यूशनरी चेंज लेके आया है। इसमें हमें अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर हमें विद्युत का हमें वो लेना चाहिए। हम एक नेट मीटरिंग करते हैं। नेट मीटरिंग क्या होता है कि आपने हमसे कनेक्शन लिया, उसके बाद में आपने सोलर पैनल लगाया, आपने सोलर पैनल लगा के सोलर से भी कनेक्शन ले रहे हैं। अब सोलर ने कुछ जनरेट करी बिजली, वो बिजली जनरेट होकर पहले उपयोग करेंगे, और अगर आपको वो बिजली कम पड़ रही है तो हमारे जो सिस्टम आपके पास लगा हुआ उसको यूज करेंगे आप। मान लीजिए कई बार क्या हुआ कि आपने महीने भर में जनरेट करी 200 यूनिट और आपकी खपत होती है 150 यूनिट, 50 यूनिट बच गई आपकी, तो ये आपके बैंकिंग हो जाएगी। और साल भर के अंत में इस तरह की बैंकिंग को हम आपको रिबेट देते हैं। इसके अंदर रिबेट इन द सेंस कि आपको उसका पैसा आपके बिल में एडजस्ट करते हैं। पर एक जो कहना चाहिए 5 किलोवाट का जो आपका सोलर पैनल है, वो लगभग 20-21 यूनिट प्रति दिन आपको वो जनरेट करता है। और उसके बाद में जैसे उससे आप 600 करीब पर मंथ आपको हो गया। इतना होता है, डिपेंड करता है सूर्य की किरणें किस एंगल पे आ रही हैं, मौसम कैसा है, आपकी प्लेटें कितनी साफ है नहीं है, तो उस हिसाब से आपको जनरेट करेगा। तो नेट मीटरिंग क्या होती है, सोलार की मीटरिंग और हमारे यूनिट्स को आपस में कंबसन करती है, और डिफरेंस या तो आपको चार्ज कर देगी या वो आपसे ले लेगी, आपको साल भर में आपको वो क्रेडिट करेगी। बिल्कुल। जहाँ तक आपने बताया कि कौन करता है, तो देखिए इसका जो हमारे विद्युत वितरण कंपनियों ने वेंडर्स को नॉमिनेट कर रखा है कि ये वेंडर्स हैं कि इतने रेट होंगे पर किलोवाट के, और वो मार्केट में सब अवेलेबल है। आप उनका कॉन्टेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, आप हमारे यहाँ पर आपके पास में उतना लोड होना चाहिए जितनों का आप सोलर पैनल लेना चाह रहे हैं। उससे कम का ले सकते हैं, ज्यादा का नहीं ले सकते। मतलब कहने का मेरा ये कि आपको 3 किलोवाट का कनेक्शन है तो आप 3 किलोवाट के अंदर का ही सोलर लगा सकते हैं, 5 का नहीं लगा सकते। आपको 5 किलो को सोलर पैनल लेना है तो आपको अपना विद्युत का लोड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी ट्रांसफर कैपेसिटी देखनी पड़ती है। हमें जो हमने वेंडर नियत किए हैं वो आपसे आप उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, वो आपसे जो उनको इंस्टॉलेशन चार्जेस है, उनकी एएमसी है, वो आपको बिल करेंगे। उसमें एमपीपी का कोई दखल नहीं है, आप किसी भी काम करा सकते हैं। लेकिन हमारे वेंडर्स जो हमसे काम कराएंगे तो आपको जो मध्य प्रदेश शासन जो आपको रिबेट दे रहा है, लगभग 15,000 रुपए प्रति किलोवाट जो आपको रिबेट मिलता है, वो आपको मिलेगा, वो आपके सीधे खाते में जाएगा। पहले क्या होता था, वेंडर अपने खाते में ले लेता था, आपको पे करता था, उसमें कुछ चांसेस थे कि एनोमली चांस होते थे। अब ये कि आप पूरा पैसा वेंडर को देंगे, वेंडर पैनल लगा देगा, फिर आपके खाते में उसका सब्सिडी जो है वो आपको सीधे मिल जाएगी। जी अग्रवाल जी, इंटर्नशिप की बात करें, अप्रेंटिस जैसा आपने बताया कि इसका भी सिस्टम रहता है, तो कि आखिर ये क्या है? देखिए, अप्रेंटिसशिप मतलब जो प्रतिष्ठान है, इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जैसा मैंने बताया था मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो ये जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है ये उसी तरह की स्कीम है। अप्रेंटिसशिप स्कीम में थोड़ा पोर्शन सैद्धांतिक भी होता है, थ्योरी की क्लासेस लगती है, किंतु मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में पूरा प्रैक्टिकल है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, इसमें थ्योरी नहीं है। तो ये भारत सरकार की योजना है और इसमें एक एक्ट भी बना हुआ है, और इस एक्ट के तहत बाध्यता है प्रतिष्ठानों को, इंडस्ट्रीज को अप्रेंटिसेस रखने की। तो इसमें प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रीज अप्रेंटिसेस रखते हैं। ये भी एक जो पोर्टल है भारत सरकार का, नेफ्ट पोर्टल, उसके थ्रू उसमें भी जो युवा हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अंतर ये है दोनों में, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ और अप्रेंटिसशिप योजना में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है युवा को 8 से 10,000, उसमें 75% स्टाइपेंड मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, केवल 25% स्टाइपेंड इस्टेब्लिशमेंट दे रहे हैं। जी हाँ। यद्यपि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो 25% से ज़्यादा भी दे सकते हैं। मान लो जैसे 10,000 स्टाइपेंड देना है तो 7,500 मध्य प्रदेश शासन देगा। इस्टेब्लिशमेंट की बाध्यता 2,500 की, अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो 2,500 से ज़्यादा भी दे सकता है। जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है उसमें भारत सरकार 25% रिम्बर्समेंट देती है, और उसकी जो लिमिट है वो 1,500 रुपये है पर मंथ।
और बाकी इस्टेब्लिशमेंट को मिलाना होता है। तो ये दोनों ही स्कीम ऑन द जॉब ट्रेनिंग की कैटेगरी की है। अप्रेंटिसशिप स्कीम में यह है कि इसमें एक अप्रेंटिसशिप के बाद में जो राष्ट्रीय स्तर की एग्ज़ाम होती है और उसके बाद जो उसको मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलता है उसकी मान्यता आईटीआई के सर्टिफिकेट से भी अधिक रहती है। तो जिस तरह आईटीआई का सर्टिफिकेट पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में मान्य है, उसी तरह अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट भारतवर्ष में और विदेशों में मान्य है। बिल्कुल, तो आप देख ही रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इसका। अगर आप भी कौशल विकास में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बिजली की बात करें तो ऑनलाइन बिल पे कर दिया जाता है। काफ़ी इजी हो चुकी हैं आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें। अब बिल पे तो कर दिया और जो हमारा अकाउंट है उसमें से पैसा भी डिडक्ट हो गया है, लेकिन वो बिजली विभाग तक नहीं पहुँचा है। अब ऐसी कोई परेशानी जाती है तो क्या करना चाहिए? नॉर्मली ऐसी शिकायतें काफ़ी कम आती है, पर तभी आती है जब कोई मीडिएटर कोई आपका जो जैसे भीम ऐप है या आपका जो यूपीआई है या जो आपका इस तरह का जो ट्रांजैक्शन जो करते हैं वहां पर जाके पैसा अटक जाता है। आपके यहाँ से पैसा निकला, हमारे पैसा नहीं पहुंचा, डेफिनेटली पैसा आपके बैंक में रिफंड बैक होगा। लेकिन चूंकि आपके पैसा निकल चुका है बैंक से, आपको लग रहा है जा चुका है, हमें पहुंचा नहीं है, इसलिए आपको उत्तेजना बहुत जायज़ है। अगेन मैं वही कहूँगा, 191 की शिकायत करिए, अपना IVR नंबर दीजिए और ट्रांजैक्शन डिटेल बताइए। हमारा IT सेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पूरा बैक हिस्ट्री में जाके वो चेक करती है पैसा कहाँ पर है और 2 दिन में पैसा आपके पास वापस आ जाता है। जी, साथ ही साथ कुछ ऐसे एप्लीकेशन ऐप्स बनाए गए हैं जिसको लोग डाउनलोड करके और फिर ये सारी सुविधाएं ले सके। बहुत ही अच्छा ऐप है उपाय, UPAY उपाय जी, सिंगल ऐप यूज करिए। उपाय से आप अभी हम जो नए कनेक्शन मैंने बात की थी आपको, उसको उपाय से शीघ्र ही जोड़ने वाले, तो नए कनेक्शन उपाय से ले सकते हैं आप बिल पेमेंट उपाय से कर सकते हैं, आप अपना बिल उपाय से देख सकते हैं, आपका बिल का ट्रांजैक्शन अब उपाय में देख सकते हैं, आप जैसे आपने कहा कि पैसा अटक गया है ना, वो भी उपाय में आप देख सकते हैं। आप सबसे अच्छी बात ये भी हुई है ऑन मतलब सेल्फ रीडिंग। क्या होता है, जैसे भोपाल शहर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर में ज़्यादातर लोग जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं वो लोग घर के बाहर चले आते हैं, घर में ताला लगा होता है, रीडिंग नहीं हो पाती है। कई जगह से होता है, जैसे हमने सब मीटर्स बाहर कर दिए, कई बार आपके बाहर के आंगन में भी ताला लगाओ, तो उसमें सेल्फ रीडिंग के लिए क्या करें, आप ऑफिस जाएंगे चक्कर काटेंगे नहीं, अब उपाय आप खोलिए, अपना कनेक्शन नंबर डालिए, अपनी सेल्फ रीडिंग डाल दीजिए अपनी, आप सेल्फ रीडिंग डाल के आप हमें अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम उसका बिल बन जाएगा। आप अपनी रीडिंग भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने आपकी क्या रीडिंग ली है और आपकी क्या रीडिंग मीटर में है। तो ये उपाय ऐप जरूर हर किसी जो हमारा उपभोक्ता है उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना चाहिए। बहुत सिंपल सा है और जितनी भी गतिविधियां विद्युत वितरण कंपनी की है सब उपाय के थ्रू आप देख सकते हैं। जी, UPAY उपाय ये एप्लीकेशन है, ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लें और जो भी आपको सेवाएं लेनी है बिजली विभाग से ये आपको मिल जाएंगी। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स भी डाल सकते हैं। अगर किसी का जो मीटर है वो तेज़ चल रहा है, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन कौशल विकास की भी बात चल ही रही है, तो अब युवाओं से संबंधित ये है, कोई इसमें प्रशिक्षण अगर देना चाहता है तो उसके लिए भी अलग से कुछ स्कीम्स चल रही हैं कौशल विकास से संबंधित? प्रशिक्षण देने के लिए देखिए, जिस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इंस्टीट्यूट हैं, उसी तरह प्रशिक्षण देने के लिए जो प्रशिक्षक हैं, जो इस क्षेत्र में आके और प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए भी इंस्टीट्यूट हैं। जैसे अगर देखा जाए तो भोपाल में एक इंस्टीट्यूट है जो गोविंदपुरा में ITI कैंपस में है और उसका नाम है iTaught। तो जो भी युवा जो इस कौशल प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और भविष्य में प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, तो वो iTaught में 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह भोपाल में है, उसी तरह पूरे इंडिया में करीब 40 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से वो युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये जो 1 साल का कोर्स होता है iTaught या ATS या जो नेशनल लेवल के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो उन राज्यों में अगर वहाँ से वो युवा 1 साल का कोर्स उत्तीर्ण है तो ITI के जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलती है, उसके लिए उसमें उनको वरीयता दी जाती है और कई राज्यों में वो कंपलसरी भी है
कि अगर उन्होंने वो 1 साल का प्रशिक्षण किया है तो ही वो उसके लिए पात्र होंगे। बिल्कुल, तो युवा जो प्रशिक्षण देना चाहते हैं और साथ ही साथ कौशल विकास जो है ये सीखना चाहते हैं, सभी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अग्रवाल जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में सभी युवाओं को कुछ न कुछ कौशल और हुनर प्राप्त करना चाहिए। देखिए, हम देखते हैं जो ट्रेंड चल रहा है चाहे प्रदेश में या देश के लेवल पर, कि हमारा जो ड्रॉप आउट है वो होते जाता है। 8th में होता है, 10th में होता है, 12th में होता है। बहुत कम युवा हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जा पाते हैं। तो ऐसे युवा जो किसी कारणों से अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं और हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, उन्हें जरूर जो जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि ITI और भी कई जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के सेंटर हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, DDU GKY है, तो वो जरूर इन सेंटर्स पे जाके प्रशिक्षण प्राप्त करें। और अगर उनमें कोई हुनर आ गया है तो ये मान के चलिए कि उन्हें निश्चित रूप से रोजगार प्राप्त होगा और वो उसके माध्यम से अपनी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ जाहिद जी, आपसे भी हम संदेश लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मैं जितने कहूँगा कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। बिजली बहुत महंगी होती जा रही है। अब जितनी कम से कम ज़रूरी बिजली जलाए उतना अच्छा है। आप अननेसेसरी घरों में या ऑफिस में बिजली जला के ना रखें। इवन जो आपकी शॉप्स होती है उसमें तभी बिजली लाइट जलाएं जब आपके ग्राहक आ गए हों। ऑफिस में आप खिड़कियों का यूज करें, हवा के लिए खिड़की यूज करें। तो हमें एनर्जी को सेव करना है। बिल्कुल। आप दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद। जी, इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो दीदी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।